डीओई दिल्ली के स्कूलों में आज 8वीं क्लास का साइंस का एनुअल एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 8वीं क्लास के साइंस के पेपर की आंसर की शेयर करूंगा। जो भी स्टूडेंट आज साइंस का पेपर देकर आए हैं अपना क्वेश्चन पेपर निकालकर अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इवनिंग शिफ्ट में पढ़ते हैं उनका साइंस का एग्जाम कल है, तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपका पेपर भी कुछ इसी प्रकार का आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर दो जो आज पेपर देकर आए हैं या कल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले खंड क देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पार्ट 1, प्राश्रव्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि आवृत्ति पर कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ट्रू या फॉल्स, सत्य या असत्य बताना है। इसका उत्तर है असत्य यानी फॉल्स, क्योंकि जो प्राश्रव्य ध्वनि उपकरण होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पर काम करते हैं, लेकिन यहां कम लिखा हुआ है इसलिए यह फॉल्स है, गलत है। प्रश्न नंबर 2, ईंधनों का जलना, आपको खाली स्थान भरना है। प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ईंधन जलाने पे वायु प्रदूषण होता है, तो इसका उत्तर है वायु यानी एयर। नंबर 3, बिटुमेन का कोई एक उपयोग लिखिए। बेटा आपको पता है बिटुमेन पेट्रोलियम का उत्पाद है और इसका प्रयोग पेंट बनाने में, सड़क बनाने में, वैक्स बनाने में आदि में किया जाता है। आप कोई भी एक उपयोग बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, विराम अवस्था को खालिस्तान चाल की अवस्था माना जाता है। आपको खालिस्तान भरना है तो इसको बोलेंगे शून्य, क्योंकि बेटा जब कोई वस्तु रुकी होती है तो उसकी स्पीड 0 होती है, 0 को शून्य कहा जाता है, तो विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। आपको यहां फिर से सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स बताना है। बेटा स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो यह कथन भी असत्य है, तो आपको उत्तर देना है फॉल्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पेट्रोलियम का निर्माण, फिर से आपको खाली स्थान भरना है, में रहने वाले जीवों से हुआ था। इसका उत्तर है समुद्र यानी सी। जो समुद्र में जीव रहते थे उनकी मृत्यु के बाद जब वो समुद्र की तलहटी में दब गए तो उनसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था और इस प्रक्रम में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पौधों में लगभग, फिर से खाली स्थान भरना है, परसेंट जल होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, तो आपका उत्तर है 90%। प्रश्न नंबर 8, निराई को परिभाषित कीजिए। बेटा निराई किसे कहते हैं आपको परिभाषा देनी है। तो फसलों से अवांछनीय पौधों को निकालना या फसलों से खरपतवार को निकालना निराई कहलाता है। खरपतवार वे अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसल के साथ अपने आप उग आते हैं। इन खरपतवार वाले पौधों को फसल से निकालना ही निराई कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है। आपको फिर से सत्य या असत्य बताना है। बेटा यह कथन असत्य है, क्योंकि गुरुत्व इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं का गुण होता है। चाहे आप चंद्रमा पे चले जाएं, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाएं, सबका अपना अपना गुरुत्व बल होता है, तो यह कथन असत्य है। आपको फॉल्स इसको बताना है। इस प्रश्न के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, गुरुत्व बल का एक उदाहरण दीजिए। बेटा गुरुत्व बल का उदाहरण, आप जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आके गिरती है, यह गुरुत्व बल का उदाहरण है। तो ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे गिरती है। या दूसरा आपकी आंसर की में एग्जांपल दिया है कि जो नदी का पानी है वो हमेशा ढलान पे नीचे की तरफ आता है, यह गुरुत्व बल का उदाहरण है। प्रत्येक वस्तु जो ऊपर की ओर फेंक दी जाती है अंत में नीचे ही आगे गिरती है, यह गुरुत्व बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पेशीय बल का कोई एक उदाहरण लिखिए। बेटा पेशीय बल, जिसको इंग्लिश में मस्कुलर फोर्स कहते हैं, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का चलाना पेशीय बल का उदाहरण है, साइकिल चलाना। उसके अलावा आप अपनी मांसपेशियों से जो भी काम करते हैं वो सारा पेशीय बल है। जितनी भी एक्टिविटी आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करने में करते हैं, जैसे आप अपने हाथ हिला रहे हैं, आप चल रहे हैं, वो सब पेशीय बल के उदाहरण है। यानी चलना, साइकिल चलाना, कील ठोकना, ये सभी पेशीय बल के उदाहरण है। अथवा इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, पेशीय बल क्या है? वह बल जो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगता है वह पेशीय बल कहलाता है। आपको एक ही वाक्य में उत्तर देना है, एक एक नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन सी दो गैसों के बुलबुले जल में डूबे
इलेक्ट्रोड पर बनते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बेटा दो गैसें निकलती हैं, एक है ऑक्सीजन, आप लोगों ने शायद ये एक्टिविटी की भी होगी, और दूसरी गैस है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, तो आपका उत्तर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, आपको फिर से सत्य या असत्य बताना है। बेटा इस बार जो कथन है यह सत्य है, ट्रू है। क्यों है? क्योंकि जो वन्य जीव हैं ये समाप्त हो जाते हैं। आप लोग सुनते भी होंगे बहुत सारे वन्य जीव समाप्त हो गए हैं, जैसे रेड पांडा आपने नाम सुना है, वो समाप्त हो गया है। और आजकल हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर चला हुआ चीतों को बचाने के लिए। नामीबिया से हमारे देश में चीते लाए गए थे 20, अब उनको बचाने की कवायद चली हुई है, तो वन्य जीव समाप्त हो जाते हैं, तो ये सत्य है। अब खंड खा देखते हैं। बेटा खंड खा क्वेश्चन नंबर 2, वाहक का नाम लिखिए। बेटा वाहक को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, जो रोगों को फैलाने में मदद करते हैं उन्हें वाहक कहा जाता है। पहला पूछा गया है मलेरिया परजीवी का वाहक। बेटा मलेरिया परजीवी को फैलाने में मादा एनाफ्लीज मच्छर सहायता करता है। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है, मतलब मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। इसी तरह डेंगू के वायरस का वाहक, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिज मच्छर है। मादा एडिज, तो बेटा ये नाम आपको याद करने हैं। मादा एडिज मच्छर डेंगू को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। अथवा इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं अगर आपने ये ऊपर वाले नहीं किए। प्रश्न नंबर 1, हेपेटाइटिस ए का रोग कारक सूक्ष्मजीव क्या है? मतलब हेपेटाइटिस ए किस सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है? बेटा इसका उत्तर है वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा फैलता है। इसके बचाव का कोई एक उपाय लिखिए। बेटा इससे बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है, हेपेटाइटिस का टीकाकरण। तो आप एक बचाव का उपाय बताएंगे, टीकाकरण। दूसरा उपाय है पानी को उबालकर पीना। तीसरा उपाय है फलों और सब्जियों को अच्छे से धोकर खाना। ये इसको बचाने के उपाय हैं। प्रश्न नंबर 3, क्या कारण है कि हम गुरुत्व बल के नीचे दबकर पिचक नहीं जाते? बेटा हमारे ऊपर गुरुत्व बल लग रहा है, हम पिचकते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक दबाव है, प्रेशर है, और वो प्रेशर या दबाव गुरुत्व बल के बराबर है, हमारे शरीर को पिचकने नहीं देता। अथवा इसी के ऑप्शन में एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 3, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम क्यों होता है? बच्चों आप लोगों ने कील देखी है, कील का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, जो नीचे है वो नुकीला सिरा है और ऊपर से कील चौड़ी होती है। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल कम है, ऊपर क्षेत्रफल ज्यादा है, क्यों? आपको पता है अगर क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो दाब कम लगता है, और क्षेत्रफल अगर कम होता है तो दबाव अधिक होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो उत्तर क्या दोगे आप? अगर क्षेत्रफल अधिक है तो वहां दबाव कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो दबाव अधिक होता है। कील के नुकीले सिरे पर दाब अधिक है, इसलिए कील को गाड़ने में आसानी हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। बेटा एलईडी का नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट यानी प्रकाश, एमिटिंग यानी उत्सर्जन करने वाला, डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में लिख देता हूं, यही आपको उत्तर लिखना है बेटा। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का पूरा नाम है, ठीक है। इसको हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, या प्रकाश उत्सर्जक डायोड आप बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, आसुत जल विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं है? बेटा आसुत जल के अंदर कोई लवण नहीं होता, और लवण ना होने के कारण वह विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। समझ गए होंगे। आसुत जल कौन सा होता है बेटा? जो आप बैटरी के अंदर पानी डालते हैं ना लाकर, वो आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर इंग्लिश में बोलते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होता, इसलिए वह अच्छा चालक नहीं होता। प्रश्न नंबर 5, कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। बेटा दो प्रतिजैविक इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, और आपने पेनिसिलिन का तो नाम सुना ही है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा और भी नाम बता सकते हो, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, और उसके अलावा और भी नाम आप बता सकते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नाम भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नाम दिए गए हैं, इराइथ्रोमाइसिन, ये सभी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के नाम है, आप इनको याद कर लें। इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के पेपर में फिर से पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेटा उसका उत्तर है एडवर्ड जेनर। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बेटा आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देखा है। प्रकाश के परावर्तन में किसी दर्पण द्वारा जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो आपतन कोण का मान होता है वही परावर्तन कोण का भी मान होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। मैं और बता दूं इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए, अगर आपके पेपर में यह आ गया कि यह 30 डिग्री का है तब परावर्तन कोण कितना होगा, तो वो 30 डिग्री का होगा। जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, मतलब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? समतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है तो बेटा प्रतिबिंब का दायां हिस्सा बायां बन जाता है और बायां हिस्सा दायां बन जाता है। इसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रतिबिंब का दायां हिस्सा बायां बनेगा और बायां हिस्सा दायां बन जाएगा उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बेटा आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े हो जाए, अपने आप को देखें दर्पण में, आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण में लगेगा सामने वाला बायां हाथ उठा रहा है, वही पार्श्व परिवर्तन है। इसके ऑप्शन में फिर से एक प्रश्न दिया गया है अथवा करके। प्रश्न नंबर 6, विस्तृत परावर्तन नियमित परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है? कोई दो अंतर लिखिए। अब अगर आपने अपनी बुक में डायग्राम देखा हो, अगर कोई दर्पण समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, जब इससे परावर्तन होगा तो वह विस्तृत परावर्तन होगा और प्रकाश किरणें वो इस प्रकार से जाएंगी। कोई प्रकाश किरण कहीं जाएगी, कोई कहीं जाएगी, वो निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास दर्पण समतल है इस प्रकार से, वहां जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है इस प्रकार से। विस्तृत परावर्तन असमतल सतह द्वारा होता है जबकि नियमित परावर्तन समतल सतह द्वारा होता है। समतल मीन्स फ्लैट। अगला प्रश्न नंबर 7, कोई वस्तु 2 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? बेटा आवृत्ति निकालने के लिए आपको जितने दोलन है प्रति सेकंड उनको हमें समय से भाग करना होता है। तो दोलन यहाँ पर 20 है और समय यहाँ दिया गया है 2 सेकंड, काट दीजिए इसको, 10 आ जाएगा तो आवृत्ति बनेगी 10 हार्ट्स। तो उत्तर आपका बनेगा 10 हार्ट्स। प्रश्न नंबर 8 भाग 1, पेट्रोलियम के कोई दो संघटक लिखिए। बेटा पेट्रोलियम कच्चे तेल को कहा जाता है और पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, एलपीजी, ये बहुत सारे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो आप कोई भी दो घटक बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, गाड़ी चलाते समय हम पेट्रोल अथवा डीजल कैसे बचा सकते हैं? कोई दो सुझाव दीजिए। बेटा गाड़ी चलाते समय हमें रेड लाइट पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। दूसरा तरीका, हमें हमेशा गाड़ी एक ही स्पीड पर चलानी चाहिए, बार बार ब्रेक या क्लच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें गाड़ी के टायरों में हवा का सही प्रेशर सुनिश्चित करना चाहिए। उसके अलावा कोई और भी आप सुझाव दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। प्रश्न नंबर 9, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। कोई 3 कारण लिखिए। बेटा जैविक खाद, कारण क्या है? नंबर 1, जो जैविक खाद है वो मिट्टी की पानी ग्रहण करने की क्षमता, पानी संग्रहण की क्षमता को बढ़ाती है, तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, जैविक खाद मिट्टी को छिद्र युक्त बनाती है। छिद्र युक्त होने से क्या होता है, उसमें वायु का संचार अच्छे से होता है। तीसरा है, जैविक खाद मिट्टी के अंदर जो लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। चौथा है, यह मिट्टी का जो बनावट है उसको अच्छा कर देती है जिससे फसल अच्छी होती है। इसी के ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, सिंचाई के 3 पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। पहला है बेटा पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढेकली और चौथा बेटा एक और है रहट, रहट रहट। ये भी सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। आप इनमें से कोई 3 तरीकों के नाम लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उसका भाग 1। दिए गए मानव कान यानी कर्ण के चित्र में ए एवं बी को पहचानिए और नामांकित कीजिए। बेटा चित्र यहां दिया गया है, आपको ए और बी दिखाई दे रहा है। ए क्या है? ए है अंतःकरण, अंतः या आंतरिक कान या कर्ण, ठीक है। और जो बी है उसको बी को बोलेंगे कान का पर्दा या ईयर ड्रम, ठीक है। आपको ये नाम लिखने हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? ए अंतःकरण, ये जो लिखा हुआ है, और बी पर्दा। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर कैसे निर्भर करती है? अगर आयाम अधिक होता है तो ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है, और अगर आयाम कम होता है तो ध्वनि की प्रबलता कम हो जाती है। तो यह आपको उत्तर देना था। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी हैं उन्हें यह करना था। प्रश्न नंबर 1, मानव कान कर्ण के दो भागों के नाम लिखिए। अभी एक का भाग का तो नाम मैंने बताया था। नंबर 1 अंतःकरण या आंतरिक कर्ण, इंटरनल ईयर। नंबर 2 बाह्य कर्ण, कान का बाहरी भाग या एक्सटर्नल ईयर। कोई भी दो भागों के नाम बता दो। अभी हमने ऊपर भी बताया था एक पर्दा, और जो कान का जो बाहर वाला भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको पिना बोलते हैं। कोई भी दो नाम आप बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर कैसे निर्भर करती है? अभी मैंने बताया था, अगर ध्वनि का आयाम अधिक है तो ध्वनि की प्रबलता अधिक हो जाएगी, और अगर आयाम कम है तो ध्वनि की प्रबलता कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 11, भाग 1, विद्युत लेपन को परिभाषित कीजिए। विद्युत लेपन किसी धातु पर विद्युत का प्रयोग करके अन्य धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। भाग 2, किन दो विद्युत लेपित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। बेटा विद्युत लेपित वस्तुएं, आप लोगों ने अपनी साइकिल का हैंडल देखा, बड़ा चमकता है, तो साइकिल का हैंडल, साइकिल का रिम, जो टिन कैन आती है कोल्ड ड्रिंक वाली वो, और जो पुल बनाते हैं बेटा वहां पर जो लोहे की वस्तुएं यूज होती हैं वो सारी विद्युत लेपित होती हैं। अथवा इसके ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है, जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो उस विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई 3 बिंदु दीजिए। बेटा जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या हो सकता है? नंबर 1, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। नंबर 2, उसके अंदर से कोई गैस निकल सकती है, गैस के बुलबुले बन सकते हैं। नंबर तीसरा क्या है? उसके रंग में बदलाव हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 4, उसमें एक धातु की परत बन सकती है। नंबर 5वां क्या है? उसके तापमान में बदलाव हो सकता है, तापमान बढ़ सकता है। तो ये कोई भी 3 बिंदु आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। बेटा आपको 2 कॉलम दिए हैं, इनको मिलाना है। पहला है शुक्राणु। बेटा शुक्राणु मानव एकल कोशिका है तो इसका मिलान एफ से हो जाएगा। अमीबा, अमीबा में द्विखंडन होता है तो इसका मिलान सी से हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग होती है यानी मुकुलन होता है, इसका मिलान ई के साथ। मेंढक, बेटा मेंढक के लार्वे को टैडपोल कहा जाता है तो इसको ए ऑप्शन से मिलाएंगे। भेड़, भेड़ पहला स्तनधारी जीव है जिसका क्लोन बनाया गया था तो इसको बी से मिला देंगे। और 6th है गर्भ, अब केवल एक बच गया। बेटा ये है डी के साथ भ्रूण की अवस्था। तो आपको इस प्रकार इनको मैच करना था, तो आप इन्हें याद कर ले, हो सकता है इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के पेपर में ये आ जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति किसी बीमारी अथवा चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके बाद प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, विटामिन ए की कमी से सी ऑप्शन रतौंधी होता है जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, उत्तर है ए कच्ची गाजर। प्रश्न नंबर 3, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। बेटा जिनकी आंखों में विकृति आ गई यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन कौन सा है? और इसका उत्तर है बी ब्रेल पद्धति। बेटा लुई ब्रेल ने उनके पढ़ने के लिए एक तरीका विकसित किया था, उसे ब्रेल पद्धति कहा जाता है। तो यहाँ ब्रेल पद्धति इसका उत्तर बनेगा।
इसी प्रश्न के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है अथवा करके, इंटरनल चॉइस इसको हम कहते हैं। नेत्र में शलाकाएं डैश के लिए सुग्राही होती हैं। बेटा शलाकाएं कोशिकाओं के नाम है और ये किस सुग्राही अच्छे से ग्रहण करती हैं? इसका उत्तर है डी, मंद प्रकाश। प्रश्न नंबर 14, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। बेटा आप लोगों ने बल्ब अपने घर में देखा होगा, मैं चित्र बना रहा हूं। इस प्रकार से बल्ब होता है और इसके अंदर आपने यहाँ पे एक पतला तार देखा होगा जिसको फिलामेंट या तंतु कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। भाई ये तार टूट जाए बीच से तो वह फ्यूज हो जाएगा। अब प्रश्न पूछे गए इसके बाद, विद्युत परिपथ में ये जो यहाँ एक संकेत दिखाया गया है, डैश का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? बेटा इसको विद्युत सेल कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन होता है और परिपथ क्लोज यानी बंद होता है। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी कि स्विच ऑन है और परिपथ बंद है। बेटा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो क्या होता है? बल्ब का तंतु अगर टूट जाएगा तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर बनेगा, बल्ब दीप्त नहीं होगा। मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया था, मान लीजिए ये बल्ब है। बेटा बल्ब के अंदर एक तंतु होता है इस प्रकार से, जब ये तंतु टूट जाएगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं, तो दीप्त नहीं होता। ठीक है, इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, उपकरण जिसका उपयोग आजकल फ्यूज के स्थान पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। बेटा आजकल आपके घरों में फ्यूज नहीं होते, आपके घरों में एमसीबी होती हैं, आपके स्कूल में भी बहुत सारी एमसीबी लगी हुई हैं, तो उत्तर सी, लघु परिपथ विच्छेदक। प्रश्न नंबर 15, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता क्योंकि किसी क्षेत्र में अजैव घटकों में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। इसके बाद प्रश्न पूछे गए बेटा आपसे, पहला प्रश्न है, डैश एवं डैश अजैव घटकों के उदाहरण है। बेटा अजैव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता, तो यहाँ ऑप्शन आएगा सूर्य का प्रकाश एवं मृदा, ऑप्शन डी आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, डॉल्फिन में अनुकूलन उन्हें वायु में, ये खालिस्तान दिया गया है, दोबारा श्वास लेने की अनुमति देता है। आपको यहाँ खालिस्तान में बताना है क्या आएगा, तो इसका उत्तर बी, वात छिद्रों के द्वारा। बेटा डॉल्फिन मछली नहीं होती, डॉल्फिन स्तनधारी जीव होता है, उसमें कलोम नहीं होते, कभी आप कलोम समझो, गिल्स नहीं होते उसके अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मेंढकों में पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां उन्हें डैश में सहायता करती हैं। बेटा मेंढक के जो पिछले पैर होते हैं ना, आप उन्हें कभी देखना, उन पैरों के अंदर जो उंगलियां बनी होती हैं, उन उंगलियों के अंदर जाल सा बना होता है यूं, वो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है तैरने में, उत्तर तैरने। ठीक है, अथवा इसी के ऑप्शन में एक प्रश्न दिया गया है, स्क्विड एक खालिस्तान है, उत्तर है ए, समुद्री जंतु होता है। बेटा सी एनिमल है, तो आप यहाँ पर सी एनिमल लिखेंगे। तो आपको आइडिया हो गया होगा आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं इसकी ऑफिशियल आंसर की भी शेयर करूंगा जो इंग्लिश मीडियम में है। जो स्टूडेंट कल इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं वो इस पेपर को एक बार अच्छे से देख लें, आपका पेपर भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा। और अगर जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।